Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about vicious cycle of poor nutrition, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो इस आर्टिकल में सबसे पहले बात की गई है कि अगर पुअर न्यूट्रिशन हो किसी भी इंसान के लाइफ में राइट सिंस चाइल्डहुड, तो फिर वो एक वीसीएस साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है. वीसीएस साइकिल का मतलब है कि फिर वो पूरे लाइफ टाइम उसको वन और द अदर फॉर्म में वो उसको हैम्पर करता है और फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी ये पुअर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो एक इसमें कहा गया है कि पुअर न्यूट्रिशन से क्या होता है. सबसे पहले तो हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, और उसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट होने के कारण कैसा होता है, लर्निंग कैपेसिटी ख़राब होती है. कई सारे बच्चे बचपन में काफ़ी बीमार हो जाते हैं, उसके कारण उनकी मेंटल या कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड रह जाती हैं. उस कारण से उनकी लर्निंग्स या स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस ख़राब रहती है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर एडल्टहुड in the form of reduced earning and chronic diseases like hypertension, diabetes and obesity. And this is how, because they are poor, so that is how they are not able to take care of the nutrition of their children, and this is how this vicious cycle continues. तो ये एक साइकिल है. देखिए, अंडर न्यूट्रिशन होगा तो इम्यूनिटी ख़राब होगी तो डिजीज़ के रिस्क बढ़ेंगे, तो फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं. जब इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगे तो फिर एपेटाइट कम होगा, खाने पीने की इच्छा कम होगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होगा बॉडी में, कैलोरीज रिक्वायर्ड टू फाइट इन्फेक्शन विल गो अप, एंड इन दैट केस एनर्जी रिक्वायरमेंट विल गो हाई, लेकिन उस हिसाब से एनर्जी मिल नहीं पाएगी. देन अगेन इट विल लीड टू अंडर न्यूट्रिशन एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो इसी कारण से ये जो करंट आर्टिकल है ये कहता है कि हमें लाइफ के अर्ली फेज से ही सरकार को इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ लेनी है कि किसी भी बच्चे के अर्ली फेज से ही उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए. तो फर्स्ट 1000 डेज इंटरवेंशन ये प्रोग्राम भारत सरकार लेकर के आई है, जिसमें पहले 1000 डेज जो किसी भी बच्चे के हैं लाइफ में वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर वहाँ पे उनके न्यूट्रिशन का सही ध्यान रखा गया, देन दे वॉन्ट बी फेसिंग many challenges in their life that they may face otherwise. तो ये जो 1000 days हैं that starts from प्री-कॉन्सेप्शन पार्ट इटसेल्फ, यानी कि एक बच्चे का जो लाइफ फीटस एज में है उससे पहले से ही, यानी कि मदर हेल्थ पे फोकस किया जाना है, प्रोस्पेक्टिव मदर. तो प्री कंसेप्शन कंसेप्शन से पहले या कंसीव होने से पहले ही मदर की न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, मैटरनल न्यूट्रिशन, एंड देन आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन. फिर वंस द मदर होल्ड्स द फीटस तो उस टाइम में मैटरनल न्यूट्रिशन. फिर चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस वंस द चाइल्ड इज डिलीवर्ड, देन द फर्स्ट 1000 डेज आफ्टर डिलीवरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कैसे कैसे क्या स्टेप्स होने चाहिए वो भी सरकार ने बता रखे हैं. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, एंड नेक्स्ट 6 months उसके बाद से कैसा होना चाहिए, देयर शुड बी सम सेमी सॉलिड फीडिंग अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट मिल्क. और उसके अलावा फोर्थ इंटरवेंशन दैट द गवर्नमेंट मस्ट डू, कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन उनको इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. अलग अलग स्कीम्स हैं जैसे ICDS विच इज़ फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years ऑफ एज, नेशनल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, MG नरेगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. तो इनमें से बाकी चारों स्कीम्स को मैंने हाल फिलहाल में ही कवर किया है. पिछले 1 से 2 महीने के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने इन सबको कवर किया है. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन मैंने लगभग 1.5 साल पहले कवर किया था, इसको पोषण मिशन भी कहते हैं. तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं. पोषण मिशन है क्या? पोषण मिशन, एज ए सेड, इज ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. इट वॉज स्टार्टेड ऑन 8th March 2018. 8th March का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड आज इंटरनेशनल वीमेंस डे. तो पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर टारगेट है कि स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया एंड लो बर्थ बाय वेट
का जो भी परसेंटेज हमारे देश में अमंगस्ट यंग चिल्ड्रेन, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, उसको रिड्यूस किया जाए बाय 2%, 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली फॉर दीज सेगमेंट्स। यानी कि स्टंटिंग का मतलब होता है पीपल हु हैज़ शॉर्ट हाइट फॉर देयर एज, तो स्टंटिंग को हर साल 2% के हिसाब से कम करना है। अंडर न्यूट्रिशन वो लोग होते हैं जिनके शरीर में बेसिक इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो अंडर न्यूट्रिशन की जो परसेंटेज है उसको 2% के हिसाब से कम करना है ईयर ऑन ईयर। एनीमिया मीन्स दोज हु लैक बेसिक फॉलिक एसिड एंड आयरन इन देयर ब्लड सेल्स, तो एनीमिया के केसेस को, इंस्टेंसेस को 3% के हिसाब से कम करना ईयर ऑन ईयर। और उसके अलावा लो बर्थ बाय वेट, जिसको हम लोग जनरली कभी कभार लो बर्थ वेट, इसको हम लोग को 2% के हिसाब से हर साल कम करना है। सो दिस इज़ द मेन टारगेट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान। It targets to bring down the stunting amongst children between age group of 0 to 6 years from 38% to 25% by 2022। तो ये सब कुछ टारगेट्स हैं, ध्यान रखना। पोषण अभियान के अंदर मेन फोकस इज ऑन चिल्ड्रेन, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें कैसे पोषण अभियान के टारगेट्स को पूरा किया जाएगा, कैसे ये सब चीज़ें कम की जाएंगी, कैसे स्टंटिंग माने पीपल हु हैव टू शॉर्ट फॉर देयर एज, उन वैसे बच्चे को हम लोग कहते हैं स्टंटेड चिल्ड्रेन हैं, तो स्टंटिंग को हमें कम करना है फ्रॉम 38% टू 25% बाय 2022, यानी कि इस साल के अंत तक। कैसे ये सब चीज़ें टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, तो उसके लिए वी नीड टू हैव हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन। सरल भाषा में कहीं, ये टर्म याद कर लेना, ये भारत सरकार ने ये टर्म अभी रिलीज़ किया है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट होगा। कभी भी न्यूट्रिशन पे कोई सवाल आ जाए तो ये टर्म लिखना, हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो हमारी सरकार अलग अलग स्कीम्स चला रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड ऑल, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना एंड ऑल, देयर आर सो मैनी। उन सब में हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक फूड ग्रेन जैसे कि राइस, वीट या कोर सीरियल्स। लेकिन इनसे कैसा है कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती है, तो वी नीड टू प्रोवाइड हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, जिंक, आयरन, ये सब हो, ऐसी फूड प्रोडक्ट्स भी हमें अवेलेबल करानी होगी। दैट वुड ओनली हेल्प अस इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ऑल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन वात्सल्य। On this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, again from health segment। so देखो हाल फिलहाल में, वैसे मिशन वात्सल्य कुछ ऐसा कोई नया स्कीम नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने कई सारे और नए गाइडलाइंस मिशन वात्सल्य स्कीम के लिए निकाले हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट हैज़ लेड डाउन सम फ्यूचर रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन वात्सल्य। तो चूँकि मिशन वात्सल्य न्यूज़ में आ गया है, इस कारण से ये पीटी और मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं मिशन वात्सल्य को लेकर के। तो इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि इट इनकम्पासेस मैनी मोर स्कीम्स रन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो स्पेशली इट इज़ रन फॉर चिल्ड्रेन, ध्यान रखें, वीमेन के लिए नहीं, इट इज़ रन फॉर चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन से रिलेटेड जितने भी स्कीम है, फॉर एग्जांपल पॉक्सो एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, स्कीम्स या सरकार के इनिशिएटिव्स जो भी हैं, ऑल आर कवर्ड अंडर दिस मिशन वात्सल्य। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अम्ब्रेला स्कीम। तो इट लेज एम्फेसिस ऑन चाइल्ड राइट्स, इट highlights the significance of juvenile justice care and protection system. That's why I said POCSO Act, Protection of Children Against Sexual Offense, या फिर Juvenile Justice Care and Protection Act, all comes under Mission Vatsalya। इसका मोटो है Leave No Child Behind। It is a centrally sponsored scheme, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। और इसका मुख्य गोल है कि चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी SDGs हैं, जैसे कि SDG गोल नंबर 3 विच टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग
SDG number 4 that talks about quality education and SDG number 16 which talks about strong institutions. Strong institutions होंगे तभी तो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट होकर के रह पाएंगे. तो जितने भी SDG गोल्स हैं उन सबको भारत सरकार की स्कीम्स के साथ अलाइन किए जाए, खासकर वो स्कीम्स जो चिल्ड्रन के लिए रन कराई जा रही हैं ताकि बच्चों के इंटरेस्ट का और राइट्स का पूरा ध्यान रखा जा सके. तो ये है मिशन वात्सल्य. मैंने जैसा कि आपको कहा कि मिशन वात्सल्य को लेकर के भारत सरकार ने हाल फिलहाल में कई सारे नई गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं, इसलिए मिशन वात्सल्य इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया. इसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है, शॉर्ट में कहें तो SOFI रिपोर्ट, ये हर साल पब्लिश करती हैं दुनिया की ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO विच इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके अलावा IFAD, जो नाम याद रखने हैं वो मैं बता देता हूँ. अब IFAD वगैरह सब तो याद नहीं कर सकते आप, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो आप याद रखो FAO है, इसमें यूनिसेफ है एंड WHO है. तो FAO, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आप रख सकते हो याद. ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर पब्लिशेस दिस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट. और हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है. 2022 एडिशन हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड और 2022 एडिशन में जो मेन थीम है वो ये है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द राइट ट्रैक टू एंड हंगर बाय 2030. तो इट इज़ वन ऑफ द SDG. In fact, it is SDG number 2. You see, SDG number 2 is zero hunger, and this report says कि we are not on the right track. We are not the right track to attain zero hunger by 2030. So देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है. The global hunger has increased because of the pandemic in last 2 years. Overall, the hunger has increased, and that is why the world is not moving in the right direction. In fact, we are moving further away from the direction of ending hunger. So SDG number 2 talks about no hunger, but if we follow the current rate of reducing hunger, then also we will be left with at least 8% of world population who will be facing hunger by 2030. The gender gap in food insecurity is rising. So if overall global hunger has increased in the last 2 years, but it has specifically been negative for women, and the difference in the nutrition or the hunger level for men and women is rising. So right now about 31% of women in the world are moderately or severely food insecure, while only 27% men are moderately or severely food insecure. The major reason why hunger is rising, why we are not on the right track, one is to of course the pandemic. Apart from this, conflicts going on across the world. For example, conflict between Russia and Ukraine, conflict last year that started in Afghanistan. Anyway, there have been conflicts in regions like Kurdistan region of Turkey, Iraq, and also Israel, Palestine. So such conflicts have, and a conflict going on in Syria, Yemen. So all such conflicts plus supply chain disruption because of Russia-Ukraine crisis, climate change disasters, climate change induced disasters, all such have, apart from pandemic, has slowed down the economic recovery, and that is how the world has deviated from its path of attaining SDG number 2, that is zero hunger. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर the challenge of high undernourishment continues with about 16% of population facing the problem of high undernourishment. Wasting मैं अभी आपको बता चुका हूँ. Low weight for age 17%, stunting, low height for age still continues. One of the major reason is that there are low exclusive breastfeeding practice. Breastfeeding practice is only 58%, which has to be increased. I told you the first 1000 days of any individual's life are very important, especially for first 6 months. Breastfeeding is important, which happens only in the case of 58% as per this report. इस बात को ध्यान रखना है. इसीलिए इस रिपोर्ट ने recommend किया है कि there should be focus on nutritious food. तो यही बात पहले आर्टिकल में भी मैंने आपको कहा. पहले आर्टिकल में जब मैंने आपको कहा था
हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशन। यही बात ये रिपोर्ट भी कह रहा है कि सिर्फ फूड प्रोवाइड करने से नहीं होगा, वी नीड टू इंश्योर कि जनरल पॉपुलेशन गेट्स न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी डाइट शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल, रिड्यूस ट्रेड बैरियर। तो वेजिटेबल, पल्सेज और फ्रूट्स को लेकर के जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हाई कर रखी है, कोटा लगा रखा है, उनको कम करना चाहिए। उसके अलावा द सिविल सोसाइटी शुड बी गिवन मोर पावर, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या NGOs हैं, दे शुड बी गिवन इंगेज्ड विद द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ पुअर पॉपुलेशन टुवर्ड्स हेल्दी डाइट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हर घर तिरंगा मास कैंपेन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटी परस्पेक्टिव। तो देखिए, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंसेज ऑफ नेशनल फ्लैग इज फ्रॉम 7th August 1906 when a national flag like this was hoisted in Kolkata। तो पारसी मैदान कोलकाता में 7 अगस्त 1906 को ये नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था। इट वाज समथिंग लाइक दिस, इट हैड स्ट्राइप्स ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन। बाद में 1921 में, उसके पहले ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स भारत के लिए इस तरह का झंडे का इस्तेमाल करते थे, कुछ ऐसा झंडा जिसमें उनके खुद के ब्रिटेन का झंडा भी एक पार्ट हुआ करता था। तो नेचुरली इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो 1921 में एक फ्रीडम फाइटर थे पिंगाली वेंकैया, उन्होंने महात्मा गांधी से मिल करके इंडियंस के तरफ से एक अलग तरह का झंडा कुछ प्रपोज किया, कुछ इस तरीके का कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस फ्लैग, वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ फ्लैग। तो यू कैन सी फ्लैग प्रपोज्ड बाय पिंगाली वेंकैया टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस सेशन हेल्ड एट विजयवाड़ा इन 1921। तो ये याद रखना, विजयवाड़ा सेशन 1921, वहाँ पे ये फ्लैग प्रपोज किया गया था, बट दिस वाज अनऑफिशियल, इट वाज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड। एन ऑफिशियल फ्लैग फ्रॉम कांग्रेस वाज एक्सेप्टेड इन 1931 इन कराची सेशन, और ये कुछ इस तरीके का दिखता था। तो उसमें बीच में ऐसे चरखा हुआ करता था, जो 1931 में हमने ऑफिशियल फ्लैग अडॉप्ट किया था। वो बात चला कि 1947 में जाकर के इस चरखे को हमने रिप्लेस कर दिया विथ अशोक चक्र, एंड वी हैव नाउ फ्लैग लाइक दिस। तो अभी का जो हमारा फ्लैग है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, 3:2 का रेशियो है लेंथ और ब्रेड्थ का, और 3 कलर हैं, बीच में अशोक चक्र है। एज पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ धर्मा। द सैफरन कलर represents vibrant nature, vibrant culture, renunciation of disinterestedness. White represents peace and path of truth, and green represents nature. तो ये हमारे झंडे का सिग्निफिकेंस, अलग अलग कलर और अलग अलग कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस। झंडे का प्रॉपर रेस्पेक्ट किया जाए, उसका कुछ डिसरेस्पेक्ट ना हो, इसके लिए अलग अलग कानून हैं। फॉर एग्जांपल एम्बलेंस एंड नेम्स एक्ट ऑफ 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। तो इन दोनों कानूनों के कारण हो क्या रहा था कि झंडे का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ झंडे का इस्तेमाल करें और फिर इन दोनों कानून के अंतर्गत हमें इम्प्लीकेट किया जाए। तो इसी कारण से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लाया गया 2002 में, विच अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर एज लॉन्ग एज द डिग्निटी ऑफ द फ्लैग वॉज रिस्पेक्टेड। क्योंकि ये दोनों कानून इतने एम्बिगुअस थे, इतनी सारी बातें थी इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था, झंडे के बारे में लिखा था, कि पीपल वेर अफ्रेड ऑफ इनफैक्ट यूजिंग द फ्लैग, बिकॉज इवन दे वांटेड टू यूज द और होस्ट द फ्लैग, बट दे वर अफ्रेड कि पता नहीं इन दोनों कानून के अंतर्गत ऐसा ना हो कि कुछ हम मिस्टेक कर बैठे। तो फिर स्पेसिफिकली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लाया गया 2002 में, जिसमें बोला गया कि आप झंडे को फहरा सकते हैं अनलेस आप उसकी ऑनर या डिग्निटी को हैम्पर ना करें। पिछले साल दिसंबर में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। क्या अमेंडमेंट लाया गया जरा वो देखो इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से जो 2002 में लाया गया था, हम सिर्फ हैंड स्पन, हैंड वुवन खादी फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि हाथ से बने हुए खादी फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन 2021 दिसंबर में इसमें चेंजेस ला करके हमने अलाउ कर दिया कि वी कैन हैव हैंड स्पन, हैंड वुवन और मशीन मेड कॉटन, पॉलिएस्टर, वुल, सिल्क, खादी जो भी है, इस तरह का हम
फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि फ्लैग को लेकर के कई सारे रिलैक्सेशन ला दिए गए बाय अ न्यू प्रोविज़न एडेड टू द फ्लैग कोड इन दिसंबर 2021। ये प्रोविज़न क्यों लाया गया है वो ज़रा समझिए। देखिए, हम बना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि आज़ादी के 75वीं साल मना रहे हैं, और हमारी सरकार चाहती है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा फहराया जाए, और इस कारण से सरकार ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए हैं तिरंगे के ऊपर कि सिर्फ हाथ से बना हुआ खादी से का तिरंगा होगा तो नेचुरली तिरंगे की सप्लाई कम होगी, तो फिर कम तिरंगा फहरा पाएंगे। तो उसको कम हटाने के लिए सरकार ने ये कोड लाया है, जिसमें कोड में अमेंडमेंट लाए जिसमें आप किसी भी तरीके का तिरंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिएस्टर का, कॉटन का, मशीन मेड, अनलेस यू डू नॉट हैव इंटेंशन ऑफ हर्टिंग द डिग्निटी ऑफ द तिरंगा। और इसके लिए सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा फहराया जाए, और इस ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसीलिए 15 अगस्त 2022 को हमारी सरकार ने फैसला लिया है, जो आने वाला 15 अगस्त है, उस दिन हमारी सरकार एक कैंपेन लॉन्च करेगी, हर घर तिरंगा कैंपेन। हर घर तिरंगा कैंपेन का पर्पस है कि हर एक घर में तिरंगे झंडे को फहराया जाए, ताकि हमारे अंदर सेंस ऑफ प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म स्ट्रेंथन हो। टारगेट है कि कम से कम 20 करोड़ नेशनल फ्लैग्स हमारे देश में बनाए जाएं, बेचे जाएं और फहराए जाएं। और यही कारण है कि तिरंगे के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस को कम कर दिया गया कि अब ये पॉलिएस्टर से भी बना हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तिरंगे से रिलेटेड देख लीजिए। मान लीजिए कि हम तिरंगे को फहरा रहे हैं अलॉन्ग विथ अदर फ्लैग्स ऑफ सम अदर कंट्रीज़, तो उसमें नियम ऐसा है एज़ पर दिस फ्लैग कोड कि हमारा तिरंगा हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। तो व्हेन डिस्प्लेड इन स्ट्रेट लाइन विथ फ्लैग ऑफ अदर कंट्रीज, द नेशनल फ्लैग विल बी एक्सट्रीम राइट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट क्या कहता है कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, इंडिविजुअल को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो अपने कंप्यूटर से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी एक कंटेंट को हटा दें। ये पावर है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब हमारे देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी या डिफेंस ऑफ इंडिया खतरे में हो, या और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स खतरे में हो। तो आप, आई होप पहले आप ये बात समझते हैं। देखो, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ईयर 2000 में लाया गया था। IT एक्ट से रिलेटेड सेक्शन 66A को रिवोक कर दिया गया। उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, श्रेया सिंघल केस। आई होप वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आपको IT एक्ट सेक्शन 66A के बारे में बताऊंगा। तो IT एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ ईयर 2000। इसका 66A सेक्शन अलग से इंपॉर्टेंट है, उसको हटा दिया गया है। येट यू शुड नो दैट। उसके बेसिस पे आपको और नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इफ़ यू नो इट वेल एंड गुड, नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आई विल कवर इट टुमारो। सेक्शन 69A हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 69A जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर देता है स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी कंटेंट को हटाने का वो ऑर्डर दे सकते हैं। कब देंगे? जब भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी खतरे में हो, हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ खतरे में हो, या पब्लिक ऑर्डर पे थ्रेट हो, या फिर कोई ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो। तो एज ए सेड कि सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट अलाउज ब्लॉकिंग ऑफ द इंटरनेट वेबसाइट्स। सो आई डोंट नो व्हाई मेनी इमेजेस आर नॉट कमिंग अप, ये चलिए ठीक है, ऐसे ही कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा सा इमेज दे रखा था, दैट टॉक मैनी थिंग्स अबाउट सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। होपफुली PDF में आ जाएगा ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट में कैसा है, सेंटर में आस्क एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और इंटरमीडिएरी जैसे कि सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सबको ऑर्डर दे सकती है सरकार कि आप अपने इस इंफॉर्मेशन को रिमूव करें। करंट न्यूज़ ये है कि ट्विटर ने भारत सरकार के कई सारे ऑफिसर्स के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में केस कर दिया है, ये कहते हुए कि ये ऑफिसर्स
डिसप्रोपोर्शनेट यूज कर रहे हैं अपने पावर का, दे आर मिसयूजिंग द पावर ऑफ सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट एंड दे आर फोर्सिंग ट्विटर टू ब्रिंग डाउन मैनी कंटेंट विच अदरवाइज cannot be justified under any of these criteria. They are neither threatening sovereignty, integrity of India, nor friendly relations with a foreign state or public order. Yet, the officials are misusing their power under Section 69A of IT Act and forcing Twitter to bring down those content. तो इस कारण से Section 69A of IT Act न्यूज़ में आया है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आप सवाल लिख रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि समटाइम्स सेक्शन 69A ऑफ IT Act is misused, which can be seen as a negative provision or a wrong provision that overall has a chilling effect on our freedom of speech and expression. तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन 69A ऑफ IT Act का. The next article is about Sherpa of G20s. This topic is important from prelims perspective. तो शेरपा कैसे होते हैं? They are personal representatives ऑफ लीडर ऑफ ए मेंबर कंट्री. मान लीजिए कि हमारे देश की पार्टिसिपेट कर रहा है G20 की मीटिंग में या न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में, तो हेड ऑफ द स्टेट या लीडर ऑफ द स्टेट तो चलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे. उनका एक अपना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको हम कहेंगे शेरपा. तो शेरपा का काम होता है टू डू प्लानिंग, नेगोशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आस्पेक्ट ऑफ द समिट. ये जो शेरपा वर्ड है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेपालीज लैंग्वेज where Sherpa is used for the guides in the mountain region. तो न्यूज़ ये है पीटी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता. फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत हैज़ बिन मेड न्यू शेरपा ऑफ G20 सिंस G20 समिट ऑफ 2023 इज टू बी हेल्ड इन इंडिया. वो भी कश्मीर में या लद्दाख में कराने की बात चल रही है. तो इस कारण से अगला G20 समिट इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग के CEO, फॉर्मर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत विल बी द शेरपा. पीटी में आपसे पूछा जा सकता है. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया उसका आंसर देख लेते हैं. रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना इज़ द लीडर. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो तीसरे को छोड़ करके बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. एंड एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरियम डिजीज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.